गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है सर्टेन पार्टिकल्स कैरीज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलम्ब चार्ज कैरी करता है अपने ऊपर, राइट। तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो लिखेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। वन इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उस चार्ज से आप टोटल चार्ज को डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते। टोटल चार्ज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिए 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -16 कूलम्ब, राइट। ये टोटल चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसके बाद वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कूलम्ब से कूलम्ब क्या हो जाएगा बच्चा, ये कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे जिसका वैल्यू आ जाएगा 1560 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 1560 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यही होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ये क्या कहता है, इन मिल्कमैन्स एक्सपेरिमेंट, क्या है, मिलीकेंस एक्सपेरिमेंट, है ना। मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था ये तो आपको पता ही होगा। द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो चार्ज पता किया गया, देखा गया, फाउंड आउट किया गया, दैट इज -1.28 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम्ब। इतना चार्ज एक ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर फाइंड आउट किया गया। कहता है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से वही क्वेश्चन है, चार्ज आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कर लोगे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो निकाल ही देता हूँ मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करोगे यहाँ पर? टोटल चार्ज, वही फॉर्मूला यूज करना है बच्चा। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है गौर से देखिए। टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है बच्चा यहाँ से माइनस, तो माइनस में दे रखा है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी माइनस में ही लेंगे आप लोग। 1.2, अच्छा और भी दे रखा है 282 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम्ब। इसको डिवाइड कर देना। अब इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज लेंगे वो भी आप किस में लेंगे? माइनस में ही लेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज लेंगे वो भी किस में लेंगे? हम माइनस में लेंगे। दैट इज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये तो पता ही होगा। इसको जब आप, ये कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा जो ऑयल ड्रॉप प्लेट्स के ऊपर फाउंड आउट किया गया, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में जनरली थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा हैव बीन यूज्ड। ठीक है, गोल्ड का फॉइल लिया था रदरफोर्ड ने, याद ही होगा आपको। टू बी बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल, जिसको अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू क्या किया गया था? बम्बार्डेड किया गया था। इफ क्या कह रहा है, इफ ध्यान देखो,
कहता है इफ़ अ थीन फाइल ऑफ लाइट एटम लाइक एल्युमिनियम अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो व्हाट डिफरेंस वुड यू एब्जॉर्ब इन द रिजल्ट में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। रदरफोर्ड ने तो हैवी मेटल्स के न्यूक्लियस फाइल यूज किया था, है ना। अगर आप लाइट एटम्स लाइक एल्युमिनियम का यूज कर लेते तो क्या रिजल्ट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारा एक एटम है और ये इसकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत ही हैवी है क्योंकि हमने हैवी एटम ले रखा है। क्या ले रखा है यहाँ पर, हैवी एटम ले रखा है। मान लीजिए लाइक आपको पता ही होगा, जैसे गोल्ड ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, ये सब हमने क्या ले लिया, हैवी एटम ले लिया। कोई दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे एक एटम ले लिया, लेकिन अब ये एटम जो है वो हमारा लाइटर एटम है। जैसे हमने एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम तो इसकी न्यूक्लियस थोड़ा सा बनाता हूँ, साइज छोटा है ना तो साइज इस तरह से, न्यूक्लियस कम वेट होगा। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ से जब आप एक लाइट वेव को मूव करवाओगे, एक अल्फा रे को मूव करवाएंगे आप, तो अल्फा रे आएगा इस तरह से और यहाँ पे क्या कर जाएगा, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आपको पता ही है क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है, हैवी न्यूक्लियस है, उससे टकरा के वो क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आएगा, जैसे देखिए कलर चेंज कर लूँ मैं आपको समझाने के लिए। जैसे ये लाइट आएगा और इस पर न्यूक्लियस पे फॉल करेगा और जस्ट जिस पे आ रहा था वो 180 पे ही क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, है ना। क्यों बैक हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस हैवी है, आगे जाने नहीं दे रहा है, उसको जाने ही नहीं दे रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपने कोई दूसरा लाइट यूज किया, अब ये क्या हो गया, इस तरह से आगे निकल गया, इस तरह से, राइट। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे ये 180 पे क्या हो गया, जैसे देखो ये यहाँ पे आके और कुछ एंगल पे क्या कर गया, इस एंगल पे बाउंस बैक कर गया, है ना। तो ये शो करता है कि न्यूक्लियस के पास, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो रिपल्सन हो रही है ना, ये तो आपको पता होगा। दूसरी बात, न्यूक्लियस हैवी है। न्यूक्लियस क्या है बताओ, न्यूक्लियस तो हैवी है। हैवी का मतलब पूरा डेंस एंड हार्ड है, डेंस एंड हार्ड है, जिसकी वजह से ये लाइट यहाँ पर गया और टकरा के 180 पे ही क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला, तो ये इसको शो करता है। और तीसरा हमने क्या दिखाया यहाँ पर, ये जो लाइट था जो एकदम सीधा गया और सीधा निकलता रह गया, ये पर्पल कलर का देखो, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम आर वैकेंट, ये नहीं शो करता है। लेकिन जब आप, ये हैवी एटम था, अभी हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने, क्या बोलते हैं इसको, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग लाइट एटम। क्या ले लिया बच्चा, लाइट एटम। ये जो है आपका लाइट एटम है, मतलब एल्युमिनियम का शीट है, लाइट एटम, हैवी एटम नहीं है, तो न्यूक्लियस इसका छोटा है। अब समझिए, अगर यहाँ से कोई रे पास करेगा और एटम उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, तो हो सकता है ये इसको क्रॉस कर जाए, उस न्यूक्लियस को पार कर जाए। ठीक है, या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लाइट जाए यहाँ पर और थोड़ा सा इस तरह से मूव करके निकल जाए, तो आपको यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और जब डिफ्लेक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा तब आप रिजल्ट ही के नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, एक्यूरेसी इन रिजल्ट नहीं आ पाएगा, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे इसकी कहानी, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है, मैं छोड़ दूँ, आप लिख लोगे इसका थ्योरी लिख लोगे। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। हैवी एटम में न्यूक्लियस हैवी होगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अल्फा रे को डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो लाइट एटम है उसका न्यूक्लियस भी लाइट होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लिख लेना। जो न्यूक्लियस है, जो लाइट एटम है उसकी न्यूक्लियस भी लाइट होगा। अब जब वो हल्का होगा तो मान लो कोई इंसान बहुत ही दुबला पतला है, तो आप उसको धक्का मार के आगे निकल जाओगे, वो इंसान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही मोटा ताजा एकदम बहुत हैवी है तो आप उसको धक्का मार के आगे नहीं निकल पाओगे, है ना। तो वही है, अगर लाइट एटम है तो ये रेज क्या हो जाएगा, आराम से आगे निकल जाएगा और यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं करने दिखेगा, आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। जब डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखेगा तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, न्यूक्लियस हैवी है कि नहीं है, न्यूक्लियस डेंस है कि नहीं है, स्पेस खाली है, बहुत सारे आप नहीं चेक कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर आप आराम से सारे रिजल्ट निकाल पाते थे। ठीक है, इसको खुद से करना बच्चा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर। ओके, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये 9th लेवल का क्वेश्चन है, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि, एक सेकंड, तो उसको ढक गया, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ये देखिए ध्यान से।
75 and 79, so 35 and 79 and bromine 79 कैन बी रिटेन। ये लिख सकते हैं हम, क्या बोल रहा है कि जो ब्रोमीन है उसको आप 79 भी लिख सकते हो, बात सही है, या जो ब्रोमीन है उसको आप 35 एटॉमिक नंबर और 79 मास नंबर ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये दोनों चलेगा, ये दोनों आराम से होता है। कहता है कैन बी रिटेन बट वेयर एज, इधर इधर देखो, वेयर एज कहता है लेकिन क्या आप जैसे ब्रोमीन इसको अपोजिट करके नहीं लिख सकते। जैसे आपने पूछा गया कि ब्रोमीन है यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन है हमारे पास, क्या ब्रोमीन को आप यहाँ पे 79 और 35 लिखेंगे, या फिर जो ब्रोमीन है उसको आप 35 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, ये पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते आप कि ब्रोमीन को 35 करके और Br को इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, इसका रीज़न बताइए आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए इसका आंसर। यहाँ जो होता है ये है इसके एटॉमिक, मैंने आपको समझाया हुआ था कि जब एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम एलिमेंट्स की क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ये एक एलिमेंट है x, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, जिसको किससे नोट करते हैं अपन, Z से। और यहाँ क्या लिखते हैं बच्चा, एटॉमिक मास, जिसको किससे नोट करते हैं हम, A से नोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर शुड बी रिटेन इन सबस्क्रिप्ट, इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। नीचे में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट पे। तो क्या बोलते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर मस्ट बी रिटेन इन सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे लिखना चाहिए, है ना। और जो एटॉमिक मास है, जो आपका क्या बच्चा, ये एटॉमिक मास है, इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं इसको, बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर शुड बी रिटेन इन सबस्क्रिप्ट while atomic mass should be retained in superscript. तो this representation are accepted, है ना, this representation are accepted। क्लियर हो गया। लेकिन आप उल्टा लिखोगे तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, वैसा नहीं लिख सकते आप। दैट इज, चलो यहाँ पर जैसे आपको दे दिया कि बताओ Br और यहाँ पर 35, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चा। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, बिकॉज, क्या रीजन दोगे, ये क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, बिकॉज अभी तो बताया था मैंने आपको कि जो एटॉमिक, ये 35 एटॉमिक नंबर है, इसको सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया। एटॉमिक नंबर यही है ना, एटॉमिक नंबर मस्ट बी रिटेन इन, कहाँ पर बताओ जल्दी से, सबस्क्रिप्ट। कहाँ पे लिखना होगा आपको, सबस्क्रिप्ट पे लिखना होगा, सबस्क्रिप्ट। लेकिन उसको कहाँ लिख दिया, सुपर स्क्रिप्ट में लिखते। देखो ये सुपर, ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, वहाँ लिख दिया, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। समझ में आया आपको, समझ में आ गया। इस तरह से इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लिख लेना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चे वाला क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 42, देखिए, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, मास नंबर कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, कंटेंस, क्या कंटेंट करता है, 31.7% मोर न्यूट्रॉन, 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन कंटेंट करता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन को एक्स मानना पड़ेगा और जो न्यूट्रॉन होगा वो एक्स का 31.7% ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन, राइट। तो असाइन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है वो आपको लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हमने क्या मान लिया, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N01 से नोट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो मास नंबर को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, ये 81 दिया हुआ। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा या मास नंबर, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। क्लियर।
और नोट क्लियर बच्चा, जल्दी बताओ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं, आपको क्या मैंने बताया था कि प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में न्यूट्रॉन 31.7% ज़्यादा है, तो प्रोटॉन को एक्स मानेंगे। मैथ तो जानते हैं हम लोग। लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द लगा दो यहाँ पर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास, मान लिया हमने इसकी वैल्यू x है, तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। बोल रहा है कि प्रोटॉन का 31.7% ज़्यादा है, तो प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन कितना है x, इसका कितना हो जाएगा बताओ 31.7%, परसेंट मतलब, ओहो एक सेकेंड, x का ना, तो x प्लस x का तो मल्टीप्लाई 31.7% है तो डिवाइडेड बाई 100, राइट। ये तो मैथ्स में हम पढ़े हैं ना बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 1.317x। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर, और ये किसका नंबर हो गया बताओ, प्रोटॉन का नंबर। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 नहीं आ जाएगा, सोचो तो आ जाएगा ना 81, क्योंकि दोनों का सम देखो ना, इधर 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 देखो, प्रोटॉन अब प्लस न्यूट्रॉन कितना है 81, प्रोटॉन x, ये न्यूट्रॉन 1.317x, दोनों को जोड़ दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x प्लस 1.317x, ये क्या है बताओ, ये आपका प्रोटॉन है, राइट, और ये क्या आपका न्यूट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, दोनों को सम किया गया, कितना आया 81 आया। क्लियर, अरे सुन रहे हो हमारी बात, ये हमने दोनों को सम कर दिया, कितना आ गया 81 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, इस दोनों को जोड़ के आराम से निकाल लेंगे हम लोग x का वैल्यू, है ना। तो ये x की वैल्यू जो निकलता है वो निकलता है 35। अब बताइए x क्या है, अरे सर x तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, x क्या है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये x है, ये क्या आपका बताओ जल्दी से, ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए जल्दी से, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35 आ गया। तो बताइए कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, अभी तो मैंने बताया था आपको, ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35 होता है। मास नंबर ऑलरेडी दे रखा है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पर 81 लगा देंगे। क्लियर हुआ, यही सिंबल बनेगा इसका, यही सिंबल इसका आंसर होगा। एटॉमिक नंबर जिसका क्या होगा 35, और मास नंबर ऑलरेडी दे रखा है ना यहाँ पर, अरे देखो ना मास नंबर ऑलरेडी दे रखा था 81, तभी तो पुट किया था हमने। क्लियर हो गया, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 चेक करते हैं। क्या कहता है, एन आयन विथ मास नंबर 37, मास नंबर कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, मास नंबर ऑलरेडी आपको 37 दिया हुआ है, पॉसेस 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कितना चार्ज है 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखो 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज है ना। कहता है इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, राइट द सिंबल। अच्छा देन द इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से क्या होगा बताओ जल्दी से, देन द इलेक्ट्रॉन है मतलब लेट हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कितना मानना पड़ेगा हमें x, इलेक्ट्रॉन को कितना मानना पड़ेगा x नंबर है हमारे पास, है ना। तो बता दिए यहाँ से, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहता है, 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, तो x का x प्लस x का कितना परसेंट 11.1%, यही ने किया था अभी जी, बताओ जल्दी से, यही ने किए थे हम लोगों ने। इस दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे x प्लस x का 11.1%, x प्लस x का 11.1%, ये आ जाएगा आपको 1.111x। ये हो गया पहला आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था हम, दूसरा हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिया, ये निकल गया। क्लियर हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो हम निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया बताओ। अब कहता है कि वो क्या कंटेन करता है, देखो 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, उस आयन पे -1 चार्ज है, उस आयन पे जो भी आयन है, मान लो x माइनस होगा, y माइनस होगा, लेकिन एक ही माइनस होगा, है ना, एक माइनस है, तो प्रोटॉन कितना होगा बताओ। जो प्रोटॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन होगा उसमें +1 कर देंगे। जैसे Na, जैसे Cl माइनस है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, अब माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, जबकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितने 17 ही होगा। तो प्रोटॉन होंगे 17 जबकि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। तो प्रोटॉन कैसे निकालोगे जबकि -1 चार्ज है, तो क्या करोगे तुम, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे बताओ। इलेक्ट्रॉन जितना होगा -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो -1 चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन कितने होंगे 17, तो कैसे निकलेगा 17, 18 -1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन -1, टोटल इलेक्ट्रॉन -1 कर दिया। यही करोगे जी, क्या करोगे यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन -1, जितना माइनस चार्ज आए तो वहाँ जितना माइनस होगा, -1 तो -2 तो माइनस जो होगा उतना माइनस कर देंगे, प्रोटॉन निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये निकल गया। बताइए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या माना था आपने x, तो ये क्या निकलेगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी x -1, कितना हो जाएगा बच्चा, x -1, ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, अभी बताया था मैंने आपको लिख के, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, राइट। तो वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाला तुमने, अभी इधर देखो, x -1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना यहाँ निकाला है, देखो 1.111x, यही निकाला है। एटॉमिक मास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देख लो 37 दिया हुआ है, कितना दिया मास नंबर, उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं 37, यहाँ लिख दिया 37। जब इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। x क्या है, x क्या बताओ, x किसको माना था तुमने, x माना था हमने इलेक्ट्रॉन को, x इलेक्ट्रॉन को माना था, x इसको माना था इलेक्ट्रॉन को। तो बताओ प्रोटॉन कितना होगा, ये हो गया आपके पास किसकी, बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपन निकाल रहे हैं यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताओ प्रोटॉन कैसे निकलेगा, x -1, x की वैल्यू कितनी है, अभी तो निकाला था 18 -1 दैट इज 17, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोला जाता है एटॉमिक नंबर, तो 17 किसका होता है बच्चा, क्लोरीन का होता है 17। क्लियर हो गया। और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 37, और इसके ऊपर क्या करेंगे, एक निगेटिव चार्ज भी है तो ये भी लगा देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। -1 चार्ज था तभी तो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तभी ना 18 आ रहा था जी, और उसमें से एक चला गया तो 17 हुआ, समझ में आया। इस तरह से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एन आयन विथ मास नंबर 56, मास नंबर कितना जल्दी बताओ 56 है, कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उस आयन पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से, वहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, एकदम 2 कॉपी है वो क्वेश्चन, कहता है राइट द सिंबल, एकदम 2 कॉपी है। वहाँ पर माइनस था, निगेटिव आयन निगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर निगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर है, वहाँ पर निगेटिव था तो माइनस कर दिया, यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस कर देना, प्रोटॉन के केस में, राइट। चलिए इलेक्ट्रॉन से पूछ रहा है तो मोर देन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मान लिया हमने, बताइए जल्दी से, x, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चा। ये क्या कहता है, x का इतना % ज़्यादा है, कोई तो क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं हम, कुछ है ही नहीं, x प्लस x इंटू 30.4 डिवाइडेड बाई
100। क्लियर हो गया। इस तरह से जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, समझ में आया कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा आपको 1.304x। ये निकल गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया, ये निकल गया, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। क्लियर हो गया दोनों? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये नंबर ऑफ क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर और नोट क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए इस पे कहता है 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बताया था अभी? अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर थोड़ी डिफाइन होता है, प्रोटॉन किससे डिफाइन होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिफाइन होता है। अगर +3 चार्ज है किसी के ऊपर, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आता है, पता है ना आपको? +3, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आता है, तो कैसे निकाल? अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 चला गया, 10 ही बचे। आप उसमें 3 को और ऐड कर दीजिए, प्लस है तो ऐड कर दीजिए, 13 हो जाएगा। 13 इसका एटॉमिक नंबर होगा ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ऐड कर देना, बस यही समझना आपको। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर प्रोटॉन कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे बताओ? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें प्लस क्या कर देना आपको? 3 कर देना। माइनस में क्या करते थे? एनायन में क्या करते थे? कह रहा था ना -1 यूनिट निगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें सीधा माइनस कर देते। यहाँ प्लस वाला है, प्लस करके निकाल लेना। तो प्रोटॉन कितना होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन +3, टोटल इलेक्ट्रॉन +3। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या माना तुमने? x माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? x +3 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर हो गया। x +3 हो जाएगा। अब आइए, अब तो सिंपल सा रूल है बच्चा, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना, = कितना हो जाएगा? 56। क्लियर हो गया? वैल्यू पुट कर लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना था बताओ? x +3, यही था ना बच्चा, x +3, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था? अभी तो निकाला था हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 1.304x, 1.304x, यही है ना? हाँ ठीक है, ये हो गया। = वैल्यू कितना आ जाएगा? 56 हो जाएगा। क्लियर और नोट क्लियर बच्चा? अब इस दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा x की वैल्यू वो आ जाएगा 23। इसको सॉल्व कर लेना। किसको सॉल्व करोगे तुम? अरे इस सब को सॉल्व करना है, इस सब को सॉल्व कर लेना। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 23 आएगा। तो बताओ ये x किसको माना था आपने? x तो आपने माना था इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटॉन कितना होगा बताओ? x हैंस लिख देता हूँ यहाँ पर, हैंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें। क्या x क्या था हमारा? x था इलेक्ट्रॉन, इनकी बात छोड़ दो। x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23, तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन के केस में क्या बताया था मैंने आपको? x +3, तो x का वैल्यू यही है ना जी, x। इलेक्ट्रॉन को ही तो x माना गया था, यही है तुम्हारा x। ओके, इसमें क्या करना है आपको बताइए? इसमें +3 कर देंगे हम। क्या करेंगे? इसमें +3 कर दें, तो 23 + 3 कितना हो जाएगा? 26 हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। और 26 किसका होता है? याद है आपको किसका होता है? आयरन का होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? बता था ना, चार्ज हमेशा लिखना है +3 चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? यही आपका आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही ऐड कर देना, प्रोटॉन निकाल देना। अगर निगेटिव में कह रहा है कि एनायन बना रहा है तो उतना माइनस कर देना, बस। एकदम सिंपल सा बात है। मुझे उम्मीद है आप सीख रहे होंगे यहाँ से, राइट? क्लियर हो रहा है? एक सेकेंड, ये डिलीट हो गया क्या?
चलिए क्लियर हो रहा है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को क्या करना है आपको, अरेंज करना, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है आपको, अरेंज करना है। क्या क्या दिया हुआ आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, मैं आपको वेव सबका फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। ये वेवलेंथ में कह रहा है ना, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फिर उसको अपोजिट कर लेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ पहले, कॉस्मिक रे। यहाँ पर चलिए आंसर लिखता हूँ मैं। ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सब एक दूसरे से डिफरेंस करता है। किस केस में, वेवलेंथ एज वेल एज फ्रीक्वेंसी के केस में। देखिए कॉस्मिक वेव, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडिएशन, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, रेडिएशन, एक सेकेंड बच्चा क्या हो गया, RADIA, रेडिएशंस, राइट। और यहाँ पे बना लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू बना लेते हैं। आइए हम यहाँ से सीखते हैं। बताओ पहला रेडिएशन हम क्या ले लेते हैं, पहला रेडिएशन अपन ले लेता है यहाँ से, देखिए पहला रेडिएशन ले लिया हमने कॉस्मिक वेव। क्या ले लिया बच्चा, कॉस्मिक वेव ले लिया। कॉस्मिक वेव का जो रेडिएशन ये फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 10⁻22 टू 10⁻24 हर्ट्ज, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दूसरा आपको क्या है, एक्स रे। क्या हमारे पास एक्स रेज है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻7 टू, जो इसकी रेंज होती है 10⁻17 होता है, 10⁻17 टू 10⁻20 हर्ट्ज होता है, राइट। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तीसरा ये हो गया एक्स रे। इसके बाद आता है हमारे पास एम्बर लाइट। क्या होता है बच्चा, एम्बर लाइट। इसी को बोलते हैं हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विजिबल लाइट भी बोलते हैं, विजिबल लाइट। यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, कलर देख लेना, सब कलर्स को मैं अलग अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोवेव। क्या होता है बच्चा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की रेडिएशन क्या होगी, तो ध्यान देखिए, माइक्रोवेव की जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना होता है 10⁻10 हर्ट्ज। कितना होता है 10⁻10 हर्ट्ज होता है। और सबसे कम होता है हमारे पास जो FM रेडियो होता है। क्या होता है बच्चा, FM रेडियो वेव, FM रेडियो वेव। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होता है हमारे पास 10⁻6 हर्ट्ज। क्लियर हो गया। तो ये सब का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। हमको क्या पूछ रहा है, आपको पता है, यहाँ से एक रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ। म्यू इक्वल टू होता है C/λ, ये तो पढ़ा ही हमने अपना। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बताइए, तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ कम, तो पहले उसी को लिखना पड़ेगा। बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो कॉस्मिक वेव। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 9, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग, बताइए क्या लिखते हैं हम लोग, वेवलेंथ के बेसिस पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो सबसे छोटा लेना। सबसे छोटा कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। तो कौन है यहाँ पर, कॉस्मिक वेव। कौन है बच्चा, कॉस्मिक वेव है, राइट। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन आएगा यहाँ से, एक्स रेज आएंगे। एक्स रे की फ्रीक्वेंसी
सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया, देख लीजिए वहाँ पे डाटा मैंने लिख दिया है। उसके बाद कौन आएगा बताइए, एक्सरे के बाद कौन आएगा बच्चा, एक्सरे के बाद आएगा विजिबल रे या एम्बर लाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, एम्बर लाइट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट भी बोलते हैं, हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लियर है। उसके बाद जो आएगा बच्चा कौन आएगा, ध्यान देखिए, एम्बर लाइट के बाद कौन आएगा, माइक्रोवेव, कौन आएगा, माइक्रोवेव। और सबसे लास्ट में कौन आएगा बच्चा, एफएम रेडियो वेव, एफएम रेडियो वेव। क्लियर हो गया। एफएम वेव दे रखा है तुमको, तो अब एफ समझ जाना कि एफएम मतलब रेडियो वेव की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हमारा बन जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये हमेशा याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा एम्बर, एम्बर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बर को ही बोलते हैं विजिबल रे, ठीक है ना, विजिबल लाइट वेव। ये हो गया। उसके बाद किसका हो जाएगा हमारे पास, माइक्रोवेव का। एंड इन द लास्ट सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन क्रिएट करेगा, एफएम रेडियो एफएम रेडियो क्रिएट करेगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। क्लियर हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। कितना है आपको पता ही, 10⁶ है। क्लियर हो गया। इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेना। ये हमारा ऑर्डर बन गया जो आपसे पूछ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के बेसिस पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 337.1 नैनोमीटर, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन्स भी दिया हुआ है, पावर ऑफ द लेजर, पावर उस लेजर की क्या निकालनी है आपको, पावर निकालना है। पावर का यूनिट क्या होता है बताओ, पावर मैंने एक बार बातें करी थी आपको, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। पावर का यूनिट क्या होता है बताओ, पावर का यूनिट होता है वाट। और वाट मतलब क्या होता है बच्चा, जूल पर सेकेंड। तो जूल तो आपको निकल गया ना, एनर्जी का यूनिट है जूल। तो मतलब आपसे पावर पूछ रहा है, मतलब आपसे वो एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है आपसे। पावर पूछ रहा है तो एनर्जी पूछ रहा है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे। बताइए एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, ये होता है एच न्यू। अच्छा यहाँ पर फोटोन दे रखा है 5.6 × 10⁻, इतने सारे फोटोन्स है, तो एन लगा के निकालना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है ये आपका एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है। क्या होता है ये, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। जब भी आपको 1 फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो E = h न्यू लगा देंगे। और अगर आपको n फोटोन की एनर्जी निकालना है तो E = क्या होगा, NH न्यू। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये किसके लिए है, ये आपका एनर्जी ऑफ n फोटोन, एनर्जी ऑफ n फोटोन पढ़ा रखे हैं हम ये सारी बातें आपको। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और एनर्जी ऑफ किसका, बताओ जल्दी से, n फोटोन। तो n फोटोन का निकाल रहे हैं हम यहाँ से। तो हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। देखो नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर 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 देखो, इधर एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NHc/λ। ये ना हो जाएगा बच्चा, तो वैल्यू पुट कर दो। E = n का वैल्यू आपको पता है कितना है, 5.6 × 10⁻²4। ये था ना फोटोन्स। H का वैल्यू 6.6 × 10⁻³ C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब क्या लिखते हैं, लैम्डा। लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा उसको मीटर में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 337.1 × 10⁻⁹ मीटर कर दिया हमने। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो एनर्जी का वैल्यू आएगा दैट इज 3.3 × 10⁶ जूल। क्लियर हो गया। इस तरह से आप देखिए, ये जो आपका वैल्यू निकला है यही आपका पावर, यही आपका पावर। क्लियर हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। नियॉन गैस का यूज किया जाता है साइन बोर्ड, जहाँ पे लाइटिंग की क्या कहता है, यूज किया जाता है साइन बोर्ड पे, ठीक है। इफ इट इमिट्स द स्ट्रांगली ऑफ 616 नैनोमीटर,
तो आपको नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ दिया हुआ, पता है ना आपको, नैनोमीटर का यूनिट वेवलेंथ में ही लेते हैं हम लोग, वेवलेंथ में ही लेते हैं नैनोमीटर का, ठीक है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, क्या निकालना आपको, फ्रीक्वेंसी निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, अरे याद है ना आपको, न्यू निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है फॉर्मूला सी अपॉन लेमडा। सी का वैल्यू बताओ, 3 × 10⁸ और लेमडा ये मीटर पर सेकेंड में होता है ना, तो आपको मीटर में लेना पड़ेगा, नैनोमीटर में दे रखा है 616 × 10⁻⁹ मीटर, है ना, ये आ गया मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.87 × 10⁻14 पर सेकेंड मतलब हर्ज, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पहला क्वेश्चन तुरंत निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम कौन सा, बी वाला पार्ट में। बी वाला पार्ट क्या कहता है बताइए, आपको निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो रेडिएशन। इधर देखो, यही क्वेश्चन है ना ब्लैक वाला, 30 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक बात बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इस वेलोसिटी के बदले में, अपन हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर सी रख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली मूव करता है, जितना स्पीड की लाइट होती है उतना EMR की भी स्पीड होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी के बदले हम यहाँ पर वी ना रख के हम सी रख देंगे, क्योंकि लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड के बराबर होता है ना। चलिए सी रख दिया। यहाँ पर क्या आ गया बच्चा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। यहाँ से बताइए हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू टाइम, होगा बच्चा सी इंटू टाइम। सी कितना है बताओ, सी तो आपको पता है 3 × 10⁸ और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है देखो तो 30 सेकेंड, कितना दिया हुआ इधर देखो 30 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 30 सेकेंड पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 10 × 10⁹ मीटर, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 9 × 10⁹ मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो रेडिएशन स्पीड के लाइट से मूव करेगा और 30 सेकेंड के लिए मूव करेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर, ये कौन सा था, बी था ना। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। सी देखिए क्या कहता है, सी कहता है, कहाँ गया, यहाँ पर एनर्जी ऑफ क्वांटम निकालना आपको, है ना। मतलब एनर्जी ऑफ वन क्वांटा पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, इसका मतलब हो गया कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है बताओ, ये तो ऑलरेडी पता है आपको, इसमें क्या दिक्कत है। एनर्जी इक्वल टू निकालना है, वन क्वांटा मतलब वन फोटोन की, तो एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। तो बताओ, न्यू तो निकाल चुके हो ना तुम, अभी न्यू तो निकाले, ये देखो फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, अब लेमडा का यूज ना करें, सीधा निकाल लें यहाँ से। तो एनर्जी एच कितना होगा, 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू कितना होगा, अभी निकाला था बताओ, इधर देखो, इधर 4.87 दिखा, इधर यहाँ देखो 4.87 × 10⁻14 4.87, राइट, 4.87 × 10⁻14, ये निकला था ना जी, हाँ ये निकला, ठीक है। ये निकल जाएगा आपका, इसको हटा दो, नहीं तुम्हें लगेगा डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं सर। एनर्जी ऑफ वन फोटोन आपसे पूछ रहा है, यही हम निकाल रहे हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा वन फोटोन का, एच न्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना दे देगा आपको, सीधा मल्टीप्लाई है, ये दे देगा आपको 32.27 × 10⁻⁻20 जूल, ये एनर्जी दे देगा आपको।
ये होगा 1 क्वांटा की एनर्जी, मतलब 1 फोटोन की एनर्जी। क्लियर हो गया बच्चा? सीधा एच न्यू करके निकाला और कुछ है नहीं। एस का वैल्यू पता है, न्यू ऊपर मैंने पहले स्टेप में ही कैलकुलेट कर रखा, वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ओके, अब आ जाओ, अब डी वाला पार्ट क्या बोलता है, डी वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। डी वाला बोलता है, डी में बोलता है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इन 2 जूल ऑफ एनर्जी। अच्छा, मतलब टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है बताओ, टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2 जूल, है ना। नंबर ऑफ क्वांटा निकालना, नंबर ऑफ क्वांटा, तो बताइए क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पढ़ा के निकला है यहाँ से। नंबर ऑफ क्वांटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। सही है ना बच्चा? बताओ टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 2 जूल तो दिया ऊपर में, देखो इधर इधर देखो, 2 जूल दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, कितना हो जाएगा 2 जूल डिवाइडेड बाय, अरे 2 जूल लिखेंगे ना, चलो ऊपर नीचे ही लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा 2 जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, क्या होगा एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा एच सी अपॉन लेमडा, ये ना होता है, क्या होता है बच्चा एच सी या एच न्यू होता है, एच न्यू लिख दो, इसी को क्या लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, अभी निकाला था एनर्जी ऑफ 1 फोटोन या 1 क्वांटा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं 32.27 इंटू 10⁻⁻20 पुट कर दें, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आया जल्दी बताओ, 32.27 इंटू 10⁻⁻20 क्लियर हो गया यहाँ तक। 1 एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा तो भी यही निकाला था हमने, अरे इसी को तो फोटोन बोले थे और इसी को अपन क्या बोलते हैं एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा बोल देते हैं, तो दोनों बात बराबर है। क्लियर, क्वांटा बोलो या फिर फोटोन बोलो, 1 क्वांटा या 1 फोटोन। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दिया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻18 फोटोन्स, 80 फोटोन्स आ जाएगा, और इसको आप क्या बोल दीजिए क्वांटा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा बच्चा 6.2 इंटू 10⁻18, 6.2 इंटू 10⁻18 क्वांटा या फोटोन। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल में जो ऑब्जर्वेशन किया थे, मतलब ऊपर में स्पेस में, सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंस स्टार्स आर जनरली वीक, ये सब ऐसे थ्योरी लिख रखा है, फंसाने के लिए टेंशन नहीं लेना इस सब पे। इफ द फोटोन्स डिटेक्टर रिसीव्स अ टोटल एनर्जी इतना, अब ये आपको गेन करना है, एनर्जी कितना दिया हुआ है 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल फ्रॉम द रेडिएशंस इतना नैनोमीटर। अब देखो ये नैनोमीटर है तो क्या समझोगे, वेवलेंथ है, नैनोमीटर में वेवलेंथ होगा। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स, ये तो वही बात हो गई, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालेंगे बच्चा, ये निकलेगा हमारा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तभी तो नंबर ऑफ फोटोन निकलेगा ना बच्चा, कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये तो आपको पता ही है ना। टोटल एनर्जी कितना दिया, वैल्यू पुट कर दो, इधर देखो, इधर टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, जूल में दे रखा है, कितना दिया बताओ 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल दिया हुआ ना बच्चा। अब आगे क्या करते हैं हम, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिख लेते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैसे निकालोगे, अरे इधर देखो एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा, और ये लेमडा कहाँ चला जाएगा, ये लेमडा ऊपर चला जाएगा, एम आई राइट। तो लिख लो इसको, यहाँ से क्या बनेगा बताओ, एकदम ध्यान से सुनो, ऊपर वाला वैल्यू लिखो 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाई, आ जाओ यहाँ पर। अब क्या करते पहले इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं इसका, ठीक है ना,
एच का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एच का वैल्यू क्या उतना होता है, एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी तो तुम्हें पता ही है 3 इंटू 10⁻8 और लेमडा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, लेमडा कहाँ चला गया, ऊपर। लेमडा का वैल्यू कितना होगा, देखो आ जाओ, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, लेकिन नैनोमीटर में नहीं मीटर में लेना है, तो क्या करेंगे इसको बताओ, यहाँ से 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर कर देते नैनोमीटर में, ठीक है। नैनोमीटर में था तो कितना मीटर हो जाएगा वो, अरे 600 नैनोमीटर था ना, 600 नैनोमीटर था, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया यहाँ से, दिस इज वेवलेंथ। क्लियर हो गया, वेवलेंथ ऊपर चला गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगा 9.51, लेकिन कभी भी फोटॉन्स पॉइंट में तो आएगा नहीं। 9.51 को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले देते हैं, 10 फोटोन ले देते हैं, कितना ले देते हैं, 10 फोटॉन्स। तो इस तरह से ये हमने इसकी आंसर निकालने के लिए सीखा, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 10 फोटॉन्स होंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया बच्चा। टोटल चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, टोटल एनर्जी है तो एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कर दिया। टोटल एनर्जी दिया हुआ था, फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा दे रखा है तो लेमडा ऊपर चला गया, लेमडा ऊपर चला गया और इसको सॉल्व कर लिया तो 10 फोटॉन्स आ गए हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चा कि कोई कन्फ्यूजन है, क्लियर हो गया। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।